बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो, ये नारा 2015 में नीतीश कुमार के लिए देने वाले प्रशांत किशोर इस वक्त हमारे साथ हैं। बेगूसराय जिले के कटरमाला में हम मौजूद हैं। चारों तरफ आप देख रहे हैं खेत खलिहान है, पास में इनकी सभा चल रही है। खूब मेहनत कर रहे हैं। 120 विधानसभा अब तक कवर कर चुके हैं, लेकिन आगे की इनकी राह क्या होगी, और साथ ही ये जो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, एक बार फिर से उसको लेकर प्रशांत किशोर क्या सोचते हैं, इस पर बातचीत करते हैं। एक बार फिर से पलट गए और एनडीए के साथ आ गए। अब वो दावा कर रहे हैं कि बिहार को नई ऊंचाइयां देंगे। नहीं, नीतीश कुमार जी फिर से पलट गए ये तो कोई खबर है नहीं। वो तो हर पीरियोडिकली 6 महीने 8 महीने साल भर पे पलटते ही रहते हैं। खबर ये है कि नीतीश कुमार ने अपने साथ साथ देश और बिहार के उन नेताओं की भी कलई खोल दी जो नहीं पलटने का दावा करते रहे। खबर ये है कि कल मोदी जी और अमित शाह के नेतृत्व वाली भाजपा भी पलट गई, क्योंकि अभी कुछ ही महीने पहले आकर अमित शाह ने यहाँ कहा था कि एक एक बिहार की जनता को मैं आश्वस्त कर रहा हूं कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। खबर यह है कि कल तक जो भाजपा जिसको बिहार में अराजकता दिख रही थी, नीतीश कुमार को हटाने के लिए जो आदमी मुरेठा बांधकर भाजपा का अध्यक्ष यहाँ घूम रहा था, आज उनके साथ वो उप मुख्यमंत्री का शपथ ले रहा है। खबर यह है कि कल तक जो उनको विकास का प्रेरणा स्रोत बता रहा था, आज तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार में खराबी दिख रही है। उनमें कोई प्रशासन, उनमें वो सुस्त और थका हुआ मुख्यमंत्री देख रहे हैं। तो ये जो पलटने की बात है, नीतीश कुमार की खासियत ये है कि वो खुद तो पलट ही रहे हैं, पिछले 5 वर्षों से पलट ही रहे हैं। उन्होंने पलट कर पूरे बिहार की राजनीतिक व्यवस्था को ही पलटू मार बना दिया है। भाजपा भी 2 बार पलट गई इनके साथ, और आरजेडी वाले भी 2 बार पलट गए। तो जो बिहार की जनता है उसके लिए तो अब कोई फर्क ही नहीं है, या भाजपा को देखे या आरजेडी को देखे या नीतीश कुमार को देखे। नीतीश जी के लिए ये कहा जा सकता है ना, फिर उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। 2020 का मैंडेट तो बीजेपी और नीतीश कुमार का ही था। देखिए, मैंडेट तो 2015 में उस हिसाब से महागठबंधन को था। तब भाजपा पीछे चोर दरवाजे से आकर नीतीश कुमार के साथ उन्होंने 17 में सरकार बना ली। 2020 में उसका उलट हुआ। नीतीश कुमार एक पात्र उसमें कॉमन है। बाकी कल जो एक मीम चल रहा था कि नीतीश कुमार उस आत्मा की तरह है जो मरने वाला नहीं है, खत्म होने वाला नहीं है, और आरजेडी और भाजपा जो है ये परिवर्तनशील है। नीतीश कुमार तो नश्वर हैं, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। कोई भी बिहार में आप वोट किसी को दे दीजिए, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार होंगे। लेकिन इसके लिए जितना नीतीश कुमार दोषी है और पब्लिक उसके लिए नाराज भी है, गाली भी दे रही है, इसके रहे तो उसके लिए दोषी क्या होगा? दोषी पर बने रहने के लिए सब मेहनत करते हैं। दोषी वो लोग हैं जो उनको कुर्सी पर बैठा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को जनता ने वोट नहीं दिया है। जनता ने वोट दिया है भाजपा को, जनता ने वोट दिया है आरजेडी को, तीसरे नंबर पर वोट दिया है नीतीश कुमार को। अब ये दोनों लोग अपनी जिम्मेवारी से बचकर अपने इक्वेशन के लिए, सामाजिक समीकरण के लिए, चुनाव जीतने के लालच में बिहार की चिंता को छोड़कर नीतीश को आगे बढ़ाकर अपना सामाजिक समीकरण साध रहे हैं। में ऐसा चुंबक है कि उधर वाले अरे देखिए, ऐसा है, बिना नीतीश कुमार के सबकी गलियां सुनी है। बिल्कुल गलत बात है। भारतीय राजनीति ने कई राज्यों में कई समय कालखंड में हम लोगों ने देखा है। झारखंड में 5 निर्दलीय विधायकों की स्थिति ऐसे हो गई थी कि बिना उनके सरकार नहीं बन सकती थी। तो उसका मतलब क्या कि पूरे झारखंड ने मधु कोड़ा को वोट थोड़ी ना दिया था। नीतीश कुमार जी इस पूरी परिस्थिति का लाभ उठा रहे हैं, और मैंने कल भी कहा कि विशुद्ध तौर पर राजनीतिक धूर्तता कर रहे हैं। लेकिन वो ये कर इसलिए पा रहे हैं क्योंकि भाजपा उसमें सहयोगी है। वो कर इसलिए पा रहे हैं क्योंकि आरजेडी उसमें उनका सहयोगी बनने को तैयार थी। अगर ठाकुर को भारत रत्न देने का काम भाजपा ने, सुनिए ना, भाजपा ने कुछ नहीं किया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम लहर मानी जा रही है। अरे लहर तो फिर काहे फिर नीतीश कुमार के पीछे दौड़ रहे हो? लहर तो उसी लहर के आधार पर लड़ लेते चुनाव, फिर क्यों इतना झूठ मूठ का बकवास कर रहे हो? गठबंधन को भी तो इन लोगों को सबक हाँ, ये ठीक बात है कि आपने ये बात ठीक कही। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए, राष्ट्र के स्तर पर राजनीतिक फायदा उठाने के लिए बिहार और बिहार के हितों के, बिहार के बच्चों के भविष्य को बलि चढ़ा दिया। जिस तरीके से किसी जमाने में कांग्रेस लालू जी के कामकाज को ध्यान में न देकर सिर्फ 10, 20, 25 सांसदों के लालच में बिहार की उन्होंने चिंता नहीं की। उनको इससे मतलब था कि लालू जी के साथ गठबंधन करके 20-25 सांसद हमारे आ जाएं। बिहार अगर कत्ल खाना में जाता है तो जाए, दिल्ली में बैठ के बिहार के लोगों का हंसी उड़ाएं, कहें कि ये तो बड़ा पिछड़ा राज्य है, जातियों में बटा हुआ राज्य है, और वहीं से 20-25 सांसद भी चाहिए। तो जो गलती कांग्रेस ने की लालू जी को बढ़ाकर,
और इस बिहार के बच्चों की चिंता नहीं की, वही गलती आज पिछले 7-8 वर्षों से भाजपा कर रही है। एक मिनट, अब मेरी बात पूरी करो। बनाने के लिए यहाँ पर साथ मेरी बात आपके साथ नहीं है। मेरी बात पूरी कर लेने दो, पहले भाजपा से निपट ले, उसके बाद आप मेरी बात पर आइएगा। भाजपा पिछले 7-8 वर्षों से नीतीश कुमार को बिहार पर थोप रही है, क्योंकि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को वोट नहीं दिया है। 2020 में बिहार में सबसे बड़ा दल भाजपा है, तो अगर आपको नीतीश कुमार के साथ भी गठबंधन बनाना है तो आप अपना मुख्यमंत्री बनाइए, और न भी बनाइए तो अगर आपका उप मुख्यमंत्री है तो जो बिहार को लेकर वादे किए गए हैं, बिहार में अगर गरीबी है, पलायन है, तो उसकी जिम्मेवारी भी भाजपा को लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री आप बनाइएगा और बिहार में जो बदहाली है उसका जिम्मा आप ठोकिएगा लालू जी के नाम पे। जंगल राज था, इस वजह से तंग होकर अभी अच्छे हो गए, बीजेपी के साथ अभी अच्छे हो गए हैं। अभी आगे लॉ एंड ऑर्डर पे अरे आगे क्या, अभी पिछले 5 वर्ष से तो इन्हीं के साथ सरकार में थे। नीतीश बाबू 18 साल रहे हैं मुख्यमंत्री, उस 18 साल में 15 साल वो भाजपा के साथ रहे हैं। ये भाजपा वाले कहाँ किसको बेवकूफ बना रहे हैं। और मैं आपको, अरे सुनिए समीकरण की बात, मैं आपको एक चीज लिख के दे रहा हूँ, कैमरे पे बता रहा हूँ आपके दर्शकों को। इस निर्णय का बहुत बड़ा राजनीतिक खामियाजा बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा को उठाना पड़ेगा। जिस तरह इसलिए भुगतेगी, जिस तरह कांग्रेस को लोगों ने बर्बाद कर दिया बिहार में, क्योंकि लोगों ने कहा कि लालू यादव की ताकत नहीं थी कि बिहार में ये कर सके, उसको कांग्रेस की मदद से लालू यादव कर पाए। उसी तरह बिहार की जनता आज ये देख रही है कि नीतीश अपने दम पर बिहार नहीं जीत सकते, मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। इन नीतीश कुमार को हम लोग पर थोप रही है भाजपा, इसलिए दोष भाजपा का है और भाजपा को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप ये मेरा विश्लेषण रिकॉर्ड करके रखिए, और विधानसभा में भाजपा को इसकी भारी कीमत अगर न चुकानी पड़े तो आप मेरा गर्दन पकड़ लीजिएगा। और आप किसी भी सामान्य भाजपा के कार्यकर्ता समर्थक से जाके बिहार में बात कीजिए, वो कैमरे पे तो नहीं कहेगा डर के मारे, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड वो यही कहेगा कि नहीं, प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं वो ठीक बात है। नीतीश कुमार के बड़े हितैषी बन रहे हैं। अरे हम क्या भाजपा के हितैषी, हम क्यों हितैषी बनेंगे? हम तो आकलन करके आपको बता रहे हैं कि ये लोगों को लग रहा है दिल्ली में बैठ के कि कोई भाजपा ने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। तीर उन्होंने इस नाते मार लिया कि जो इंडिया गठबंधन बनाने वाले लोग थे उनको उन्होंने थोड़ा छितर बितर कर दिया। लेकिन जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार में भाजपा की स्थिति का सवाल है, तो वो जितनी बुरी थी उससे और बदतर हो जाएगी। और मैं आपको फिर रिपीट कर दे रहा हूं, ये आपको बिहार विधानसभा चुनाव में दिखेगा, उसके परिणामों में दिखेगा। 2020 के चुनाव में एक सीट ज्यादा थी, आरजेडी की एक सीट कम थी, 74-75 पे थे। नहीं ऐसी बात नहीं है, बीजेपी और ठीक बात है। हाँ। इनके ये तो बीजेपी इतनी बुरी कंडीशन में कहा है, नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ती है, बीजेपी तो बिल्कुल स्वीप कर जाती है। किसने कहा स्वीप किया भाई? 2015 में यही अहंकार में ये लोग आए थे। 55 सीट भाजपा को टोटल आया था बिहार में, और अकेले नहीं लड़े थे भाई। उस समय भी हम के साथ थे, चिराग पासवान के साथ थे, उपेंद्र कुशवाहा के साथ थे। अकेले कभी उनका लड़ने का दम नहीं है। नीतीश जी नहीं साथ में, सुन तो लो मेरे भाई, पिछली बार नीतीश जी साथ में थे तो भी भाजपा को 19.6% बिहार में वोट आया है। तो आप लोग भाजपा को बिहार में इतना बड़ा तोप दल बताइए मत। बिहार में भाजपा को पिछले विधानसभा चुनाव में जब वो नीतीश के साथ चुनाव लड़े तो उनको, आपके दर्शकों को, इंडिया भर के दर्शकों को बता रहा हूं, 19.6% वोट बिहार में भाजपा को आया था। उनकी इतनी ताकत है, और वो अब और खराब होगी। नीतीश को वो चेहरा बनाकर अगर लड़ते हैं तो उनकी हालत इससे भी बदतर होगी। क्या है उनके पास? अब नहीं है तो आप वो जाने, हम कोई भाजपा को आगे बढ़ा रहे हैं। अरे भाई अब जिसको बढ़ाना, देखिए वो उधर एक भूमिहार चेहरे को आगे, अरे वो जिसको बढ़ाना है बढ़ाएं, वो हमारी चिंता का कारण नहीं है। आपने पूछा कि कल जो हुआ है उस राजनीतिक घटना पर मैं टिप्पणी कर रहा हूं, इसका सबसे बड़ा खामियाजा भाजपा को होगा, इसलिए कि नीतीश कुमार तो पहले से ही खत्म थे राजनीतिक तौर पर। नीतीश कुमार तो पहले से ही मरे हुए सांप हैं। उसको जो भी अपने गले में डालेगा वो बैठ जाएगा। नीतीश कुमार तो खुद डूबे हुए हैं, जो उनको साथ लेगा उसको भी डुबा देंगे। कहाँ डूबे हैं? वो इधर जाते हैं तो आरजेडी वाले मजबूत हो जाते हैं, इधर जाते हैं बीजेपी वाले हो जाते हैं। किस इलेक्शन में ऐसा दिखा? किसी इलेक्शन में ऐसा नहीं दिखा। नीतीश कुमार को, आपको कुछ बिहार के राजनीति का अंदाजा नहीं है। नीतीश कुमार को 117 विधायक था 2010 में, वो घट के 70-72 हो गए, फिर वहां से घट के 42 हो गए, और आपको दिख रहा है कि नीतीश कुमार बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो उनको चिराग पासवान ने नुकसान कर दिया ना। अरे भाई अब कभी चिराग ने, जब पब्लिक ने नुकसान कर रही है तो कोई भी आपका नुकसान करेगा। नीतीश कुमार को आज ना उनकी कोई राजनीतिक ताकत है, ना उनका संगठन है, ना उनका वोट है। नीतीश कुमार अगर आज अकेले चुनाव लड़े तो उनको 6 से 7% वोट है, ये भाजपा को भी मालूम है। अब भाजपा ये चाहती है कि जो मुझे 20-25% वोट है उसमें 7% जुड़ जाए ताकि हमारी नैया पार लग जाए लोकसभा में।
लोकसभा में वो होगा भी। बीजेपी को कैसे नुकसान हो रहा है? बीजेपी को नुकसान ऐसे हो रहा है क्योंकि वो भी उतने ही बड़े पलटूमार साबित हो गए जितने बड़े पलटूमार नीतीश कुमार हैं। बीजेपी को नुकसान ऐसे हो रहा है क्योंकि बिहार में जो कुशासन है, जो कुप्रबंधन है, बेरोजगारी है, लाचारी है, पलायन है, उसमें जितना नीतीश कुमार दोषी है, उस सहयोगी के तौर पर भाजपा भी उसमें दोषी है। और भाजपा ज्यादा दोषी इसलिए है कि नीतीश कुमार ये कर पा रहे हैं क्योंकि भाजपा उनकी मदद कर रही है, उनको कुर्सी पर बैठाए हुए। लेकिन यहाँ पर अगर भाजपा अगर नहीं करती, राष्ट्रपति शासन लागू कर दो, चुनाव कराओ फ्रेश। अब ये तो मतलब आप, अरे वाह, अरे दूसरा मैंडेट का नहीं हो जाएगा। अरे बाप रे, अरे बाप रे, भाजपा वाले, और आप कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन, भाजपा वाले कब से मैंडेट का सम्मान करने लगे? ये तो दूसरे राज्यों में सम्मान कर रहे हैं। सुन तो लीजिए, दूसरे राज्यों में पार्टियों को तोड़कर नई अपनी सरकार, अपना मुख्यमंत्री बनाते हैं, और बिहार में इतने बड़े हृदय के हो गए हैं कि अपना बड़ा दल होते हुए भी दूसरे को बना रहे हैं। तो इसके पीछे इनकी कोई बात नहीं है, सिर्फ ये है कि बिहार से 30-35 सांसद हमारे जीत कर चले जाए, बिहार का जो होता है हो देखा जाएगा। बिहार अगर क्या 2019 में जिस तरह का मैंडेट मिला था एनडीए को 40 में से 39, क्या उसी तरह का आप देख रहे हैं 2024 में? उनको बड़ी बढ़त होगी, बिल्कुल मोदी के नाम पर, भाजपा की ताकत में और विकल्प के अभाव में, क्योंकि बिहार में जो एक बड़ी जनसंख्या है वो लालू जी को, पार्टी को, आरजेडी को वोट नहीं करना चाहती है। जो 20 साल उनका जंगल राज रहा, कुप्रबंधन रहा, लोग किसी भी हालत में उनको वोट नहीं करना चाहते। 40 पे क्लीन स्वीप की बात कर रही है। हाँ, होगा, हो जाएगा, वो ज्यादा सीट उनको मिलेगी। भी चला जाएगा। मैं वो 1 और 2 की बात में नंबर इस तरह की टिप्पणी नहीं करता हूं मैं, लेकिन भाजपा को यहाँ बड़ी बढ़त, नीतीश होते तो, नीतीश है तो भी, और नीतीश नहीं थे तब भी था। नीतीश के नहीं होने पर तब भी भाजपा को तब भी यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर नीतीश साथ में नहीं होते तो भी एनडीए गठबंधन को बिहार में बड़ी बढ़त थी। इसके बावजूद अगर उन्होंने नीतीश कुमार को लिया है तो ये सिर्फ इसलिए लिया है कि जो देश के स्तर पर एक समीकरण, एक संगठन, एक व्यवस्था इंडिया की बन रही थी या बनती दिख रही थी, उसको तहस नहस कर दो, राजनीतिक तौर पर लड़ाई शुरू होने से पहले उनको बर्बाद कर दो, उसी नजरिए से। और इस करने में अगर बिहार का कुछ नुकसान हो जाए, बिहार में मतलब इट इज, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं लूजिंग द बैटल टू विन द वॉर। एक छोटी लड़ाई अगर बिहार में हार भी जाए, एक कदम पीछे भी उठाना पड़े, नीतीश को स्वीकार भी करना पड़े, लेकिन अगर देश में इसका फायदा हो रहा है तो इसलिए वो भाजपा वाले कर रहे हैं। तो हो ही गया ना। देश में फायदा हुआ, लेकिन बिहार के बच्चों का तो नुकसान हुआ। तो बिहार में जब आकर मोदी जी कहेंगे कि हम बिहार के बच्चों की चिंता करते हैं, तो बिहार का बच्चा इस बार वो सुनने वाला नहीं है विधानसभा चुनाव में। मतलब आप विधानसभा की भविष्यवाणी कर रहे हैं, लोकसभा में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, लोकसभा में तो चूंकि आपने ये व्यवस्था बना दी है और चुनाव अभी 2 महीने के बाद है, तो लोगों के पास कोई विकल्प नहीं, मजबूरी में फिर से एक बार आपको वोट दे देंगे। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में आप बार बार कह रहे हैं वो फिर से पलट जाएंगे, उनका राजनीतिक करियर खत्म हो रहा है, इस तरह की बातें। नीतीश कुमार कई बार पलटे, राजनीतिक करियर तो खत्म हुआ नहीं उनका। किसने कहा कि नहीं खत्म हुआ है? नीतीश कुमार का हम लोग भी तो राजनीति देखते समझते हैं। यहाँ पे ये वो नीतीश कुमार हैं जो 2010 में, ये जितने भाजपा के समर्थक हैं, ये 2010 में इन्होंने नरेंद्र मोदी को बिहार में घुसने से मना किया था। ये वो नीतीश कुमार है जो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री चेहरा बनने पर वो गठबंधन तोड़कर अलग हो गए थे। इनकी उतनी राजनीतिक ताकत उस समय थी और उसके बावजूद ये बिहार जीत कर आए थे। आज वो नीतीश कुमार हैं कि अगर इनको जरूरत पड़े तो, मोदी जी तो बहुत बड़े हैं, जो स्टेट के लीडरशिप है भाजपा के, उसको भी ये सष्टांग दंडवत करते हैं, इसलिए कि कुर्सी का मोह है, कुर्सी छूट नहीं रहा है। कुर्सी पर बने रहने के लिए भाजपा का हो, आरजेडी का हो, किसी को पैर पर गिरना पड़े, किसी से समझौता करना पड़े, कुर्सी बची रहनी चाहिए। तो नीतीश कुमार की राजनीतिक ताकत, मैं तो ये देख रहा हूं कि उनकी छवि, उनकी लेगेसी, उनकी ताकत, उनका ग्राउंड पे सपोर्ट, हर चीज हाथ से निकल गया है। अब सवाल है कि अगर आप बहुत बड़े दल हैं, कांग्रेस इतना बड़ा दल है, 100-150 साल पुराना दल है, उनकी ताकत खत्म है या बहुत कमजोर हो गई है, फिर भी वो दल तो रहेगा ही। 11 करोड़ लोग अभी भी वोट कांग्रेस को पिछले चुनाव में दिए, लेकिन उनकी ताकत तो वो नहीं है जो 1980, 85 और 90 में होती थी। ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार से अलग होने के बाद नीतीश कुमार को हराने के लिए या उनके खिलाफ खूब बयान दे रहे हैं आप, मतलब आपका एकदम टारगेट फिक्स है, यही है दुश्मन नीतीश नहीं, कुमार। आपका ये भ्रम है कि मैं नीतीश कुमार से कोई आज अलग हुआ हूं। मैं तो बिहार की राजनीति में मैंने एक कदम 2015 में नेता के तौर पर नहीं, एक बिहारी होने के नाते, बिहार का बच्चा होने के नाते मैंने नीतीश कुमार की 15 में मदद की थी। चुनाव जिताने में कंधा लगाया था, बिहार में 7 निश्चय का एक कार्यक्रम बनवाया था, बिहार विकास मिशन की स्थापना कराई थी। फिर उसके बाद मैं बिहार से चला गया। मेरा बिहार की सरकार और पार्टी से किसी से कोई लेना देना नहीं था। आप नंबर 2 बन गए। मैं बता रहा हूं। फिर 18 में नीतीश कुमार
के बार बार ये कहने पर कि भैया अब हम लोग की उम्र हो रही है, नए लोग चाहिए, आप आइए कीजिए, तो मैं आकर उनके दल में शामिल हुआ। सरकार में उस समय भी शामिल नहीं हुआ। दल में आने के बाद सीए एनआरसी के नाम पर उन्होंने गलत बयानी की, गलत एक्शन किया। पार्टी में निर्णय हुआ था कि इसके खिलाफ में हम लोग हैं। नीतीश कुमार का जो अपना स्वभाव है, जाके पार्लियामेंट में उसके पक्ष में वोट किए। हमको फोन पर ये समझा रहे हैं कि अरे हम लोग तो पार्लियामेंट में वोट कर दिए, हमको पता नहीं चला, बिहार में हम लोग लागू नहीं करेंगे। तो मैंने उसके बाद पार्टी छोड़ दिया, उन्होंने हटा दिया मुझे। फिर उसके बाद मेरा बिहार की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये घटना है 2019 की। अरे सबसे ज्यादा नीतीश के खिलाफ ही आप बयान दे रहे हैं। सुन तो लो मेरी बात, सुन लो मेरी हैं, बात। अब इसे आप लोग बीच का टाइमलाइन इरेज कर देते हैं। नीतीश कुमार को छोड़ने के बाद 2 बरस तक मैं बिहार में, मेरा कोई लेना देना नहीं रहा, मैं तो बंगाल में था। 2021 में जब मैं यहाँ आया हूँ, तब मैंने ये तय किया है कि मैं एक नई व्यवस्था बना रहा हूँ, नया प्रयास कर रहा हूँ। बिहार की जनता की स्थिति को समझने, जोड़ने, समझाने, नया दल, नया विकल्प बनाने का प्रयास करेंगे। और उस प्रयास के तहत मैं पिछले 16 महीने से अपना घर परिवार काम धाम छोड़कर गांव में आम रह रहे काम कर रहे हैं। और जो मैं देख पा रहा हूं, जो मैं समझ रहा हूं, वही आपको बयान कर रहा हूं। आज जमीन पर बिहार में अगर किसी एक राजनेता के खिलाफ लोगों में गुस्सा है तो उस नेता का नाम नीतीश कुमार है। ये मेरी बात नहीं है। और मैं अब जब बिहार में हूं तो स्वाभाविक तौर पर मैं बिहार के मुख्यमंत्री के, बिहार के विपक्ष की चर्चा नहीं करूंगा तो केरल के मुख्यमंत्री की चर्चा करूंगा। ठीक है, तो नीतीश कुमार के इधर आ जाने के बाद अब इंडिया गठबंधन जो बना था वो क्या पूरी तरह से ध्वस्त हो गया? नहीं, ये तो इंडिया गठबंधन वाले बताएंगे, लेकिन स्वाभाविक तौर पर बनाने वाले लोग अगर उससे अलग हट रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर उसको झटका लगेगा और उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। और यही करने के लिए तो उन्होंने बिहार की बलि चढ़ाई है। बिहार के हितों की बलि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भाजपा ने क्यों चढ़ाई? इसीलिए कि उनको इंडिया गठबंधन को डिस्टर्ब करना था। और वो डिस्टर्ब करने में बिहार एक छोटा सा बैटल ग्राउंड था, जहां उन्होंने कहा कि चलो नीतीश कुमार को साथ में लो, इंडिया गठबंधन खराब होता है। पिछले साल जून के महीने में यहीं से तो शुरुआत हुई थी ना उस इंडिया बिल्कुल, इसीलिए तो बिहार के हितों की बलि देकर, अपने बात से पलटकर, आप मुझे ये बता दीजिए कि आप लोग भी तो कल वीडियो देख रहे होंगे, अमित शाह जी जब नीतीश जी गए थे इंडिया गठबंधन बनाने, महागठबंधन बनाने, उसके बाद अमित शाह जी यहाँ आए थे, उनसे किसी पत्रकार ने तो पूछा नहीं था। वो खुद खड़े होकर हल्ला कह रहे थे कि भैया एक एक आदमी बिहार के तुम लोग याद कर लो, लिख लो, नीतीश कुमार के लिए हम लोग का दरवाजा बंद हो गया है। अब लोग मजाक कर रहे हैं कि अमित शाह ने दरवाजा तो बंद कर दिया था, खाली छिटकिनी लगाना भूल गए थे। अब छिटकिनी नहीं लगाए थे इसलिए फिर से वापस आ गए। ये आप जिस नेता की बात कर रहे हैं कि इन्होंने एक मुरेठा बांधा था, सम्राट चौधरी, कि मैं जब नीतीश कुमार को हटा दूंगा पद से तब ये मुरेठा खोलूंगा। कल सुबह हटा ही दिया जाके उन्होंने, कल बेचारे, हाँ, कल बेचारे जाकर उप मुख्यमंत्री बनने के लालच में अब मुरेठा और अपना सर दोनों को कुर्बान कर दिया उन्होंने। पहले तो मुरेठा खोलने वाले थे हराने के बाद, खुश दिखाई दे रहे थे डिप्टी सीएम। हाँ बिल्कुल, अब उनके जीवन का यही लक्ष्य है कि डिप्टी सीएम बन जाए बिहार का। अरे भाई कोई नए नेता थोड़े ना है सम्राट चौधरी, पिछले मंत्रिमंडल में भी मंत्री थे, कौन सा इन्होंने तोप मार लिया। इनके बाबूजी पिछले, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, ये भाजपा वाले बड़ी बात करते हैं परिवारवाद की। कौन है सम्राट चौधरी? सम्राट चौधरी के बाबूजी शकुनी चौधरी कांग्रेस में विधायक मंत्री थे, लालू जी की सरकार थी उसमें भी विधायक मंत्री थे, मांझी जी जब मुख्यमंत्री बने तो उसमें भी विधायक मंत्री थे, नीतीश जी की सरकार थी तो उसमें भी विधायक मंत्री थे। आज भाजपा का जुगाड़ लगा है तो भाजपा में आके बन गए हैं। ऐसा आप लोग बात कर रहे हैं जैसे नए नेता कोई ऊपर से अवतरित हुए हैं, समाज के लिए इन्होंने कुछ किया है जिनको भाजपा बढ़ा रही है। भाजपा भी तो वही कर रही है जो दूसरे दल वाले कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए, नीतीश कुमार जब से सीएम बने हैं, पहले वो आरजेडी पे बहुत ज्यादा वार करते थे, लेकिन अभी उनके निशाने पर कांग्रेस कहीं ज्यादा है। इसके पीछे उनकी बदली हुई क्या रणनीति? अरे उनकी कोई रणनीति नहीं है, उम्र हो गया है, घबराए हुए हैं, कभी इधर कभी उधर। उनकी अब एक प्राथमिकता रह गई है कि भाई किस तरह जितने दिन संभव है जुगाड़ लगाकर सीएम बने रहें। इसके अलावा नीतीश कुमार की कोई राजनीतिक ना कोई बहुत बड़ी सोच बची है, ना उनकी कोई क्षमता बची हुई है। राजनीति का ये अंतिम दौर उनका चल रहा है। हाँ, तो हम ये पिछले 7 महीने से कह रहे हैं, ये आप लोग को कल बड़ी घटना लग रही है। हम तो 7 महीने से कैमरे पर रोज बता रहे हैं कि नीतीश कुमार का ये राजनीति करने का तरीका है। और मैंने ये भी कहा है कि आप लोकसभा चुनाव होने दीजिए, फिर नीतीश कुमार या तो खुद भागेंगे या भाजपा वाले इनको हटा देंगे। अगला विधानसभा चुनाव, मैं कैमरे पे कह रहा हूं, अगला विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार एज ए मुख्यमंत्री इनके चेहरे पर नहीं होगा। भाजपा का ये दम नहीं है, और अगर दम है तो भाजपा वाले ये घोषित कर दे खाली
कि भाई नीतीश कुमार ही बिहार के अगले सीएम होंगे और कह के चुनाव लड़ लें, आपको दिख जाएगा उनकी औकात कितनी है, कितनी बड़ी उनकी आप ताकत ही है। कह रहे हैं कि 25 में नीतीश कुमार के बगैर बीजेपी जाएगी और अगर जाती है तो फिर बहुत बड़ा नुकसान एनडीए गठबंधन को होगा ना, बिहार में। उल्टा आपने सुन लिया, मैंने कहा कि नीतीश कुमार के साथ वो जाएंगे ही नहीं, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्योंकि उतनी समझ उनको है कि नीतीश कुमार के साथ अगर गए, वो तो नेचुरल अलायंस बताते हैं। अरे कल जेपी नड्डा अरे जी ने अरे बताया है। चलिए, नड्डा जी को कितनी बिहार के पॉलिटिक्स की समझ है, वो छोड़िए ना आप बात। नड्डा जी के कहने से क्या होता है? नड्डा जी तो पिछले चुनाव में भी आके बड़ा यहाँ प्रचार किए थे, क्या वो सीट आया? 125 आते आते दम फूल गया। नड्डा जी कहने से कुछ नहीं होता है। ये अलायंस जेडीयू भाजपा का है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार को चेहरा बनाकर ये अलायंस अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी। या तो नीतीश खुद भाग जाएंगे या भाजपा इनको हटा देगी। नीतीश के चेहरे पर अगला चुनाव नहीं होगा, और अगर होगा तो उसका सबसे बड़ा खामियाजा भाजपा को, एनडीए को होगा। और मैं ये चुनौती भी दे रहा हूं कि अगर आप मेरे बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो भाजपा के नेता, शीर्ष नेतृत्व ये घोषित कर दे खाली कि भाई अगला विधानसभा चुनाव नीतीश जी के चेहरे पर, जैसे उन्होंने 2020 में कहा था वैसे 2025 में कह दे कि अगला चुनाव नीतीश जी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। खाली वो इतना कह के दिखा दे। आप अमित शाह जी से ये बयान दिलवा दीजिए कि, या नड्डा जी कह दे ये बात कि भाई अगला चुनाव एनडीए नीतीश जी के चेहरे पर, मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर लड़ेगी, ये कह के दिखवा दीजिए आप। दम नहीं है उनका कहने का, कह के दिखाए। ठीक है। न्याय यात्रा कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में प्रवेश कर चुकी है, कितना असर डालेगी? मुझे नहीं पता, मैं तो जानता ही नहीं हूँ। तो अभी आए हैं 2-4 दिन, अपनी शायद उनकी यात्रा है, पूर्णिया कटिहार वाले एरिया में है। अब वो अपना काम कर रहे हैं, हर दल को, हर नेता को अधिकार है अपना काम करने का। भारत जोड़ो यात्रा से कर्नाटक में फायदा हो गया था, दक्षिण में थोड़ी मजबूती मिली थी, लेकिन क्या इससे आपको लग रहा है कि... नहीं, आप अगर सिर्फ यात्राओं से ही आप सीधा, कोई कोरिलेशन नहीं है चुनाव परिणामों का। अगर ऐसा होता तो मध्य प्रदेश में भी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी, गुजरात में, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी पद यात्रा हुई थी। तो यात्राओं का सीधा चुनाव पर असर नहीं पड़ता है। यात्रा से, पब्लिक कॉन्टैक्ट से डेफिनेटली एज ए लीडर आपको कुछ फायदा होगा, हो सकता है, लेकिन चुनाव सिर्फ यात्रा और जन समर्थन का प्रतिफल नहीं है। चुनाव जीतने के लिए, चुनाव में लड़ने के लिए आपको जन समर्थन के साथ साथ कई और बातें साथ में क्या करनी समझ में आ रही है, लेकिन चुनाव के मद्देनजर ही तो ये न्याय यात्रा नहीं। देखिए, आप जिस मद्देनजर भी यात्रा निकालिए, यात्रा से आप अपनी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं, जनता से जुड़ रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। जनता कितना उसको मान रही है, और अगर मान भी जाए तो भी उसके लिए आपके पास प्रत्याशी होना चाहिए, संगठन होना चाहिए, आपकी वो व्यवस्था होनी चाहिए कि उस जन समर्थन को आप वोट में कन्वर्ट कर सकें। भविष्य क्या देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी का? 3 राज्य अब हमारी क्या विषाद है कि मैं कांग्रेस के भविष्य पर कोई चर्चा करूं, लेकिन स्वाभाविक तौर पर जो अभी दिख रहा है, 85 के बाद से कांग्रेस की जो स्थिति है वो तो सेकुलर डिक्लाइन में है। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद भी लगातार घट रही है। अब देश में सिर्फ उनके 3 राज्यों में सरकार बची हुई है। निश्चित तौर पर उनके लिए कठिन समय है, कठिन दौर है, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो ये मानता है कि कांग्रेस देश से खत्म हो जाएगी। कांग्रेस किसी न किसी फॉर्म में देश में रहेगी। अपने आप को शायद आज नहीं तो कल, 10 वर्ष के बाद वो रिवाइव भी करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो रिवाइव राहुल गांधी के अंदर करेंगे। 10 साल के बाद कांग्रेस पार्टी में बदलाव होगा, रिवाइव नहीं। अब फिर आप ये लोग आप ऐसे पकड़, मैं कह रहा हूँ शायद 5 वर्ष के बाद हो कि 10 वर्ष होगा कि 20 वर्ष होगा, मैं जानता नहीं हूँ। देखिए, जनसंघ 1950, लेकिन अभी तो नहीं हो रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जनसंघ 1950 के दशक में बड़ा दल था, फिर उसका पराभव हुआ, फिर 80 में भाजपा बनी। तो 30 वर्ष तक जनसंघ और जनसंघ की विचारधारा से जुड़े हुए लोग जो राजनीति करते थे वो डोलड्रम में रहे, लेकिन वो विचारधारा खत्म नहीं हुई। भाजपा के तौर पर उसका पुनर्जन्म हुआ। उसको शुरुआती 5 साल में सफलता नहीं मिली। सुन तो लीजिए आप, सुन तो लीजिए। भाजपा को 5 साल सफलता नहीं मिली, लेकिन 84 के बाद नया नेतृत्व, नई तरह का प्रयास, नए आंदोलन, नया जनसंपर्क, ये सबको मिलकर उनको सफलता मिली। फिर एक झटका लगा, दौर आया 10 वर्ष का, 2004 से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी के बाद, जिसमें उनको सफलता नहीं मिली। फिर मोदी जी के दौर में आगे बढ़े। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ये राष्ट्रीय स्तर के दल हैं, जिनके 50 साल, 60 साल, 100 साल की लेगेसी है, वो एक दिन में ना बनते हैं ना एक दिन में खत्म होते हैं। ये दौर है, इसमें उठापटक चलती रहती है, उफान आता रहता है। कभी आपके पराभव के भी दिन हो सकते हैं, मतलब अभी, लेकिन अच्छे दिन कांग्रेस के इतनी जल्दी नहीं आने वाले। नहीं आ सकते। इसलिए नहीं आ सकते हैं कि मतलब ये गिरावट भी बहुत लंबे समय में आई है, तो इससे उठने के लिए भी कांग्रेस को लंबा और बेहतर प्रयास करने की जरूरत है।
ममता बनर्जी उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ने की बात बंगाल में कर दी, तो ठीक किया बिल्कुल। अब ये तो उनका निर्णय है, मतलब बंगाल में कांग्रेस की कोई बहुत बड़ी ताकत पहले से है नहीं, उनके 2 सांसद जीते हुए हैं, तो नेचुरली जो हम लोग मीडिया वगैरह में पढ़ते हैं कि अगर ये तय है कि जो जीता हुआ है वो लड़ना चाहिए, तो जो हम लोग सुने कि शायद तृणमूल की ओर से 2 या 3 सीट का ऑफर दिया गया है और कांग्रेस की अपेक्षा शायद 5 या 6 या 10 सीट की रही होगी, तो सामंजस्य नहीं बना, तो ममता बनर्जी ने शायद ऐसा कहा है कि वो अकेले लड़ेंगी, लेकिन हमको कोई उसकी फर्स्ट हैंड जानकारी नहीं है, मीडिया के माध्यम से ही सुनते हैं। आपने ममता बनर्जी के लिए चुनावी रणनीति किया था भाई, वैसे तो मोदी जी के लिए भी किया था, तो क्या मोदी जी हमसे पूछ के सलाह लेकर काम कर रहे हैं? वो तो अब अपना ही काम कर रहे हैं। जिस दौर में उनके साथ काम किया था तब कुछ सलाह जो मांगा होगा, ठीक किया या गलत किया? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, ये निर्णय उनका है, मुझे वहां की स्थिति का, उनके राजनीतिक वार्तालाप का, कांग्रेस से संबंधों का कोई सीधा ज्ञान है नहीं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि हर विषय पे कमेंट करे। मैं बिहार में हूं, बिहार के बारे में हर विषय पे मैं कमेंट कर सकता हूं। मैं जब तमिलनाडु में हुई नहीं, केरल में हुई नहीं, तो क्यों उस पर कमेंट करूं? ठीक है, एक छोटा सा राज्य का और जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद फिर से बिहार में आ जाऊंगी। यूपी में 11 सीटें कांग्रेस को दे दी हैं अखिलेश यादव ने, लेकिन कांग्रेस इससे खुश नहीं है, जो स्थानीय लीडरशिप है वहां। मैं फिर वही बात कहूंगा जो मैंने बंगाल के संदर्भ में कहा, यूपी में ये मामला सपा और कांग्रेस के बीच का है। मतलब प्रशांत किशोर की ऐसी क्या क्षमता है कि हम यहाँ से बता दें कि 11 ठीक है, कम है, ज्यादा है? ये तो आपस में सामंजस्य बनाने की बात है। वहां बड़ी पार्टी सपा है, वो तो क्लियर है, और सपा और कांग्रेस के बीच में जितने भी सीटों पे सामंजस्य बन जाए वो मिलकर लड़ना चाहते हैं। आखिरी के 2 सवाल, सबसे बड़ा मुद्दा 2024 की राजनीति में जो 2 महीने बाद चुनाव होने जा रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? देखिए, जो एनडीए भाजपा है वो तो मोदी जी के नाम, मोदी जी के चेहरे, उनके काम, उनके अच्छा खराब जो उन्होंने किया नहीं किया उस पर ही चुनाव वो लड़ेंगे। मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि चुनाव राम मंदिर पर होगा। राम मंदिर भी इट्स ऑल पार्ट, इट्स सबसर्विएंट टू द ब्रांड मोदी। चुनाव तो ब्रांड मोदी पर ही होगा। आप मोदी जी को चाहते हैं, मोदी जी को नहीं चाहते हैं, और भाजपा ये चाहती भी है, भाजपा कह भी रही है। तो मैं यही समझता हूं कि मोदी की विचारधारा, उनकी कार्यशैली, उनका डिलीवरी, इस पर ही चुनाव होगा। मतलब मोदी से शुरू, मोदी पर ही खत्म? नहीं, खत्म तो नहीं, मोदी से शुरू, जनता से खत्म। अब जनता जिसको वोट दे देगी उससे खत्म होगा, लेकिन शुरुआत तो मोदी जी के नाम, उनकी कार्यशैली, उनके सिद्धांत, उनकी विचारधारा, उनका संगठन, सब कुछ मोदी सेंट्रिक ही है एक साइड से। दूसरे साइड से इंडिया है, जिसको कोई बहुत बड़ा अभी ट्रैक्शन कम से कम पब्लिक परसेप्शन में नहीं दिख रहा है। ग्राउंड पर अगर स्थिति अलग हो तो चुनाव में दिखेगा, लेकिन दिख यही रहा है कि एक और मोदी, और एवरीथिंग दैट मेक्स मोदी, उनकी विचारधारा, उनकी कार्यशैली, राम मंदिर, G20, विश्व गुरु, वादे, डिलीवरी, सब कुछ उसी में समाहित है। ठीक है, कितनी सीटें आ सकती हैं? 350 पार का नारा दे रही है बीजेपी एनडीए के लिए। देखिए, पार्टियां से बेहतर प्रदर्शन होगा। मैं आपको इतना कह सकता हूं कि जो पार्टी चुनाव लड़ती है वो तो नारा यही देती है। बंगाल में भी इन्होंने नारा दिया था 200 सीट जीत रहे हैं, आया 77। नारों का एक अपना, नारों के पीछे एक अपनी सोच है, अपनी वजह है। नारों से आप चुनाव सिर्फ नहीं जीतते हैं, वो तो एक पूरे कर्मकांड का हिस्सा है। भाजपा एनडीए आज लीड पोजीशन में है, बहुत बड़ी बढ़त उनके पास है, और अनलेस अगले 2-2.5 महीनों में कुछ बहुत बड़ी घटना राजनीतिक सामाजिक न हो जाए जो उनके विरोध में चली जाए, आज के तारीख में ऐसा दिख रहा है कि दे शुड बी कमिंग बैक विथ ऑलमोस्ट सिमिलर और बेटर नंबर्स। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पिछली बार जो 303 बीजेपी को और 300 देखिए ये मिली थी एनडीए को, उससे बेहतर भी प्रदर्शन। मैं आपको कह रहा हूं एक बार, जो लोग भी ये दावा करते हैं कि नंबर वो बता सकते हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं है। ठीक है, इतनी बड़ी भाजपा पार्टी है, इतना उनका बड़ा तंत्र है, इतने बड़े बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े बड़े उनके स्ट्रेटेजिस्ट हैं, चाणक्य हैं। दिल्ली में बैठते हैं, उनको ये नहीं पता चला कि दिल्ली में भाजपा को कितनी सीट आ रही है। बंगाल में उनको पता नहीं चला कितनी सीट आ रही है। कर्नाटक में हवा नहीं लगी कि इतना खराब प्रदर्शन होगा। तो ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, चाहे जो लोग भी हम लोग इस तरह की बात करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये गेस वर्क है। लेकिन राह तो आसान है। मैं आपको बता रहा हूं, ये गेस वर्क है। कोई नहीं जानता है सीट कितना आएगा, लेकिन हाँ, ये आप डायरेक्शनल चीज बता सकते हैं कि एज ऑफ नाउ, आज अगर चुनाव हो तो भाजपा एनडीए को बहुत बड़ी बढ़त दिख रही है। लेकिन 2 महीना में क्या होता है, नहीं होता है, अंतिम नंबर क्या होगा, शायद और बेहतर बढ़त हो जाए और माहौल बन जाए। अभी 1 महीना पहले आपसे पूछते तो आप कहते नहीं, बढ़त है, लड़ाई है, इंडिया है। 1 महीना में राम मंदिर आ गया, इंडिया कोलैप्स होता हुआ दिख रहा है, तो शायद इनकी बढ़त और बढ़ गई। तो आप और हम जानते नहीं है कि अगले 2 महीने में और क्या होगा, लेकिन आज की तारीख में उनको बड़ी बढ़त है।
जो नंबर उनके पास पहले से है उस नंबर के इर्द गिर्द या उससे थोड़ा बेहतर वो नंबर आता हुआ दिख रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत किशोर जी आज तक से जुड़ने के लिए और बहुत बहुत तमाम विषयों धन्यवाद। पर बातचीत करने के लिए। अब इनके दावे में कितना दम है नीतीश कुमार को लेकर जो ये कर रहे हैं, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन जोश से भरे हुए हैं और इनकी भी जन स्वराज जो पद यात्रा है वो लगातार जारी है। हम भी कुछ हिस्सों में जाएंगे और देखते हैं कि लोगों का कितना समर्थन इनको मिल रहा है और बिहार की जनता क्या सोच रही है। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेवल ऑफ कर लेना। चलिए मैंने ऑफ कर लिया, ऑडियो ऑफ करना, ऑफ कर दिया। कुछ ज्यादा ही धूप हो गई है भाई आज तो, है ना? बट अच्छा लग रहा था। नॉर्मल टॉक करते रहो। कितने बजे फ्लाइट है?